मेरा अभी एक्चुअली क्या लेट क्लास इसीलिए हो गया, ये लाइट चली गई थी यहाँ पे, इस वजह से आने। अभी यहाँ पे भी अभी आई सर। हाँ यहाँ पे भी सेम पिंच। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हेडिंग है मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेथड टू डिटरमाइन में देखो ये वाली चीज है ना, ये तुम लोगों के लास्ट ईयर की स्टेट बोर्ड की बुक्स में थी और हर बुक में दे रखा है। तो ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं इन्होंने एक बेसिक चीजें बताई। सबसे पहला आया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें मतलब कोई भी अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है वो कैसे चेक करने का तरीका है। तो सबसे पहला है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि आप किसी भी, अगर आपको बोला है जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, जो भी रिस्पेक्टिव आपको ऑर्डर बोला गया है, अगर आपको उसको क्रॉस चेक करना है तो देखो उसका सीधा सा फंडा है। अगर आपने जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला किसको याद है? के इज इक्वल टू, बोलो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला। ईशान बोल। हाँ सर। ईशान यस सर। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला बोल। के इज इक्वल टू क्या होता है? आर टी माइनस आर ओ बाई टी। आर नॉट माइनस आर टी या आर टी माइनस आर नॉट? आर नॉट नहीं, आर टी माइनस आर नॉट। टी, ये फॉर्मूला होता है। आर टी माइनस आर नॉट, यस सर। ठीक है, तो आफ्टर टी टाइम के बाद नहीं, आर नॉट माइनस आर टी होता है, उल्टा बोल रहा है। नहीं नहीं सर, आर टी माइनस आर नॉट होता है। उल्टा बोल रहा हूँ मैं? एक सेकंड रुक। नहीं नहीं यार, इनिशियल इधर चला जाएगा। आर नॉट माइनस आर टी, करेक्शन कर ले, तो गलत लिख रखा है, कंफ्यूज कर रहा हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन। उसने बोला अगर इस वाले ऑर्डर में, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलता है, अगर इस वाले वैल्यू में सारी वैल्यूज रखते हैं, के की वैल्यू फिक्स आती है हर बार, किसी भी मेथड की ये मेथड सही है या नहीं है उसको क्रॉस चेक करने का तरीका यही है कि उस वाले ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला के इज इक्वल टू क्या है? 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर टी। इस वाले फॉर्मूले में अगर वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि मेरे जीरो ऑर्डर है और आप इसमें आर नॉट आर टी और टी की वैल्यू रख के सॉल्व कर रहे हो, तो अगर हमेशा के की वैल्यू फिक्स आ रही है, सपोज हर वाले केस के लिए के की वैल्यू सपोज 4 आ रही है, तो हर केस में कांस्टेंट के ही फिक्स आना चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए। अगर फिक्स नहीं आता तो ये तुम्हारा जीरो ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं करता। अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में तुम्हारे तीनों वैल्यू रख के देखो, अगर इसमें भी के की वैल्यू सपोज 5 आ रही है, तो हर बार फर्स्ट ऑर्डर के हर कैलकुलेशन में तुम्हारी के की वैल्यू फिक्स आनी चाहिए। ये वाला मेथड क्या बोलता है कि जिस ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, मैं nth ऑर्डर के फॉर्मूले भी कल वाली क्लास में करवाने वाला हूं तुम लोगों को, जिस भी ऑर्डर की बात करिए उस ऑर्डर में अगर फॉर्मूले वैल्यू रख के देखते हैं तो फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। अपना हेडिंग के मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि ये जीरो ऑर्डर है या बराबर है कि नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो सेकंड ऑर्डर के भी फॉर्मूले होते हैं वो तुम्हें कल वाली क्लास में बताऊंगा। nth ऑर्डर तक फॉर्मूले में के की वैल्यू फिक्स आती है तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है कि हाँ आप जो कर रहे हो वो कैलकुलेशन सही है। उसको क्रॉस चेक करने का तरीका है कि आपका मेथड जो है वो सही है या गलत, तो उसका एक ही तरीका है। ये वाली बात समझ में आ गई? पहला वाला मेथड, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने सिर्फ इसको वर्बली लिखाया है, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं, बस तुम्हें क्रॉस चेक करने का तरीका कि भाई हाँ जो मैंने वैल्यू बोली है हमेशा k इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसमें लिख लेना k is always constant, k is always constant to a particular reaction, to a particular reaction. कौन बोल रहे? ठीक है,
ये वाली चीज क्लियर है? जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हारा फिक्स फंडा है, जो फंडा बोला गया है वो ही तुम्हारा अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला मेथड, K इज ऑलवेज कांस्टेंट टू पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ये वाली चीज में नोट कर लेना, पहला मेथड जो है इसे नोट कर लो। मतलब बस सीधा सा फंडा है कि अगर उस ऑर्डर के हिसाब से उस वैल्यूज के हिसाब से फिक्स आ रहा है तो ये वाली वैल्यू वाला फॉर्मूला, ये वाला मेथड जो है वो एकदम बराबर चेक होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा मेथड अपना क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड सेकंड मेथड इसी से रिलेट होगा। ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है? ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है? ग्राफिकल मेथड बोलता है नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, ये इसी से रिलेट करता है। ग्राफिकल मेथड, इसने क्या बोला कि अगर आप जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बना रहे हो, ये रब कर रहा हूं मैं, हाँ, जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसे बनाते थे अपन कि RT इज इक्वल, इसी मेथड को इस फॉर्मूले से डिराइव करते थे, R नॉट माइनस KT। इस मेथड को ऐसे डिटरमाइन कर देते हैं, इधर चला जाता था, एक सेकंड, हाँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये वाली वैल्यू इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव, हाँ, RT इज इक्वल टू R नॉट माइनस KT। ये मैंने तुम्हें ग्राफ बनाया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ बनाया था अपने जीरो ऑर्डर के लिए। और अपना ग्राफ जो आया था, ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है? RT और अपन ने क्या किया था, t के बीच में एक ग्राफ बनाया था और इस तरह का स्लोप आया था, जिसके स्लोप में मैंने माइनस के मेंशन किया था कि स्लोप जो है हमेशा माइनस के इस तरह की स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है कि अगर अपन जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर है, तो अपन ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। डिपेंड करता है आप किस पोजीशन बना रहे हो, ये 1/t है, t है, तो हमेशा जो आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर वो कहीं पे भी डिफ्लेक्ट होती है तो तुम्हारा जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या करता है? सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले में हमेशा, अब इसे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला अपना क्या था डेरिवेशन का? इसका था log ऑफ RT log ऑफ, यहाँ पे 2.30 भी था, सॉरी, log ऑफ R नॉट माइनस 2.303 माइनस 2.303 बाय RT। ये वाला फॉर्मूला था, अपन ने इसमें ग्राफ बनाया था, y इज इक्वल टू इसको mx प्लस c के रिस्पेक्ट में इस तरह का ग्राफ बनाया था, log ऑफ RT और 1/t के बीच में इस तरह का ग्राफ बनाया था। तो स्लोप जो आया था माइनस 2.303, हाँ यही ग्राफ आया था, माइनस 2.303 अपॉन RT, ये वाला ग्राफ था, जिसको सॉल्व किया था, ओ उल्टा लिख दिया, 2.303 क्या था, R, कुछ गड़बड़ करिए, सॉरी के आएगा, हाँ सॉरी यहाँ पे के आएगा, तो जो स्लोप आएगा, ठीक है, वो तुम्हारी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। इसके हिसाब से अपना स्लोप आया था माइनस 2.303 डिवाइड बाय, तो कुछ फॉर्मूला गड़बड़ बोल दिया क्या मैंने? कुछ तो गड़बड़ बोल गया हूँ, एक सेकंड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और R नॉट RT माइनस 2.303 KT, हाँ ठीक है, जो स्लोप आएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो तुम्हारा मेथड जो है वो डिटरमाइन है। मतलब ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है कि आप फर्स्ट ऑर्डर के जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले से जीरो ऑर्डर का ग्राफ बनाओ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के से फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बनाओ और ग्राफ बनाओ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, सेकंड ऑर्डर से ग्राफ बनाओ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो तुम्हारा जो अपने ऑर्डर डिटरमाइन किया वो हमेशा रॉन्ग हो सकता है। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। डिपेंड करता है किस केस में बना रहे हो, 1/t के रिस्पेक्ट में हमेशा ग्राफ ऐसे आएगा। अगर मैं t ले लूंगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ आता है, इस चीज का ध्यान रखना हो किसके रिस्पेक्ट में बना रहा है, ये कॉमन ग्राफ है, तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है, जिस भी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हम डिटरमाइन कर रहे हो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो तुम्हारा मेथड जो है वो रॉन्ग हो सकता है। ये सेकंड मेथड था, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट एक और मेथड है इसके अंदर, इसके अंदर इसे रब कर रहा हूं मैं, थर्ड मेथड, ये थोड़ा नया है, हाफ लाइट मेथड, इसे रब कर रहा हूं।
हाफ लाइफ मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है? हाफ लाइफ मेथड। हाँ, नेक्स्ट है हाफ लाइफ मेथड। देखो अपन ने जीरो ऑर्डर के में टी हाफ का फॉर्मूला निकाला था। टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। अपन ने क्या निकाला था? आर नॉट अपॉन 2k का फॉर्मूला निकाला था। जीरो ऑर्डर के लिए आर नॉट अपॉन 2k का फॉर्मूला, 2k सॉरी 2r नहीं, ठीक है, ये अपना एक फॉर्मूला था। फिर टी हाफ के रिस्पेक्ट में अपन ने, ये था जीरो ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टी हाफ के रिस्पेक्ट में क्या था? 0.693 डिवाइड बाय के, 0.693 डिवाइड बाय के। इस तरीके से अपन ने जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। अब क्या बोलता है? इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ निकालने का। क्या? टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय ए की पावर n माइनस 1 बाय ए की पावर n माइनस 1। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n is the order of reaction, n is the order of reaction, और a जो हो जाएगी तुम्हारी कंसंट्रेशन हो जाएगी। ये वाली चीज क्लियर है? n is the order of reaction, a is the concentration of the reaction। इस तरीके से काम करता है। अब देखो इसमें अपन ने n की वैल्यू 1 रख के देख लो, t half is equals to, ये जनरल फॉर्मूला है, n की वैल्यू 1 रख के देखो तो क्या आ रहा है? ये वैल्यू, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब किसके अपने जो फॉर्मूला था ना कि मेथड क्या था कि भाई कोई वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, तो इस वाले रिस्पेक्ट में टी हाफ क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वैसा है। अब n की वैल्यू 2 रख के देख लो तो देखो 1 a की पावर, a कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, 2 माइनस 1, तो इसका रिलेशन आ गया कंसंट्रेशन का रिलेशन आ गया टी हाफ। देखो क्या आएगा? a की पावर 1, मतलब वो क्या हो जाएगा? टी हाफ जो रहेगा कंसंट्रेशन के, इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जीरो ऑर्डर में फॉर्मूला रख के देख लो, देखो इसमें n की वैल्यू 0 रख रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? टी हाफ इज इक्वल्स टू a, n की वैल्यू 0 रखी तो क्या हो गया? a की पावर -1, a की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? टी हाफ इज इक्वल्स टू a, मतलब टी हाफ क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो टी हाफ जो रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सीधा फंडा है। तो ये वाला मेथड जनरली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? चेक करने के लिए। जनरल फॉर्मूला है, सॉरी गलत सर्कल कर दिया। ये वाला जो है वो एक जनरल फॉर्मूला है कि तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर चल रहा है या नहीं। कहीं पे भी डायरेक्ट चेक कर लो, अगर ये रिलेशन प्रूफ हो रहा है टी हाफ के रिस्पेक्ट में तो आपकी कैलकुलेशन सही चल रही है। अगर ये रिलेशन नहीं आ रहा तो थोड़ा गड़बड़। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, नोट कर लो ये भी। नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला? ये तुम्हारे 3 मेथड थे। पहला था इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा मेथड था अपना जो ग्राफिकल मेथड, और तीसरा था हाफ लाइफ मेथड। इन तीनों मेथड से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। और ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में। चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं ऐसा। चलो एक बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं आज के लिए, इसे रब कर रहा हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे आप निकाल सकते हो कि अपना जो कर रहे हैं कैलकुलेशन वो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है। तो एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नहीं, सेकंड वाला है तो रुक जाओ एक सेकंड।
हाँ देखो, इसने क्या बोला, मैं अच्छा क्वेश्चन है, टू रिएक्शंस ऑफ द सेम ऑर्डर, two reactions of the same order have equal exponential factor, have equal exponential factor, एक्सपोनेंशियल या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो आरएनएस कांस्टेंट की बात है ए, ठीक है वो है, बट देयर एनर्जीज, बट ठीक है ये आरएनएस कांस्टेंट की बात है, बट their activation energy differ by but their activation energy differ by 24.9 किलोजूल पर मोल, जो कहते हैं से डिफरेंट है। कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द कांस्टेंट ऑफ दीज रिएक्शंस, ठीक है तुम्हें K2 by K1 तुम्हें क्या निकालना है, K2 by K1 का रेशियो निकालना है। आर के लिए दे रखी है 8.314, आर के लिए दे रखी है 8.314, सॉल्व करो बेटा। आरएनएस कांस्टेंट बराबर है, तुम्हें K2 by K1 निकालना है, फटाफट सॉल्व करके बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है। The reactants of the same order have an equal exponential factor, but their EA difference, activation energy का difference 24.9 किलोजूल है, ठीक है तुम्हें K2 by K1 का रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, दोनों का फॉर्मूला लिख लो भाई, क्या करेंगे, log of K, K2 का क्या हो जाएगा, log of A minus A upon 2.303 R T2 है। टेम्परेचर सेम दे रखा है क्या, अच्छा टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है, T इज आल्सो कांस्टेंट, T दे रखा है तुम्हें 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दोनों रिएक्शन का कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स है, T भी जो है वो तुम्हें T की फॉर्म में ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, सॉल्व करो, चलो इसको E2 नाम दे देना, E2 नाम दे देना, क्योंकि ये डिफरेंस है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, सिर्फ K2 K1 में वेरिएशन है। चलो दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आप लोगों को बताना है, किसी एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। दो इक्वेशन बनाओ, पहली इक्वेशन मैंने लिख दी है, दूसरी इक्वेशन बनाओ और सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, बस तुम्हारा अपने आप आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन बनाओ फटाफट और सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना सा काम करना है तुम लोगों को। चलो कोई एक बच्चा आंसर दो फटाफट। किलोजूल को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना, किलोजूल को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना। किसी का भी आंसर नहीं आया बेटा अभी तक। The log of K1 is equals to log of A minus EA1 2.303
सब्ट्रैक्ट कर लो। एक बच्चे का आंसर आया है खुशी का 4.34। बेटा तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है, माइनर सी 2.1 आएगा। 2.1 इंटू फाइनल आंसर आएगा जिसका देखो अप्रॉक्स आएगा 2.19 इंटू 10⁴ आएगा। फाइनल आंसर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। नहीं 3.24 नहीं, गलत है। 2.16 इंटू 10⁻, नशरा का बराबर आया है। ठीक है, बाकी सबका गड़बड़ हुआ है कहीं ना कहीं, एक बच्चे का सही आंसर आ गया। 2.1 इंटू 10⁻4 के आसपास आएगा। देख लेते हैं कैसे होगा। सिंपली सब ट्राई करना था। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन रब कर देता हूँ। कल अपन सेकंड ऑर्डर nth ऑर्डर के जनरल फॉर्मूले देखेंगे कल वाली क्लास में, ताकि तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाए कि और कैसे चलता है। ये सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। सीधा सा फंड है, log of k2 by k1 1 minus 2 कर देना। इक्वेशन 1 minus 2 करोगे तो आ जाएगा log of k2 by k1, और ये वाली चीजें 1 minus 2 करोगे तो ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी e_a1 minus e_a2 और अपॉन 2.303 rt जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। ठीक है, log k2 by k1, k2 के k1 तो निकालना ही है। log of ऐसा ये वाली टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगी माइनस होने पर। log of k2 by k1 ये वाली जो देखिए अपन को डेल्टा e का डिफरेंस रहेगा 24.9 into 10⁻3। ठीक है, 2.303 r की वैल्यू दे रखी है 8.314 और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। बस इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, और जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बताओ। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तब ये फाइनल आंसर आएगा। इस वैल्यू को सॉल्व करने पे कितना है, फिर एंटी लॉग निकाल के दिखा दूंगा तुम लोगों को मैं। इसको सॉल्व कर लो मैथमेटिक्स को 24.9 10⁻3 ये वाला सेक्शन सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, फिर एंटी लॉग निकाल के बता देते हैं। किसी का कुछ नहीं आ रहा क्या? लॉग, इसका लॉग निकाल लेते हैं। लॉग 2.16 बताओ भाई, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है। फाइनल आंसर आ गया, लेकिन ये वाला जिसको नहीं आ रहा मैं पूरा लॉग इसलिए पूछ रहा हूँ। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 4.33 आ रहा है। हाँ ठीक है, बराबर है। इसको सॉल्व कर रहे हो, लॉग ऑफ देखो k2 by k1 इज इक्वल टू आ रहा है 4.33। अब इस सारी टर्म का एंटी लॉग निकालना है। कैसे निकालेंगे, अपन ने बोला था जो पावर ही वाली वैल्यू जो पावर में चल जाती है उसमें लिख देना एंटी लॉग, यहाँ पे दोनों लिख देना एंटी लॉग। तो k2 by k1 जो है वो ये वाली वैल्यू चली जाएगी, पावर में चली जाएगी 10⁻4 और 0.3 log 2 होता है 2.30, सॉरी log 2 होता है 0.30 और ये कितना रहा है 0.33, तो कितने किसके अप्रोक्स आ रहा है 2.1 या 2.2 के अप्रोक्स आ जाएगा। 2.1 या 2.2 के अप्रोक्स 2.1 वो। ठीक है, ये वाला फंडा इस तरीके से काम करेगा। समझ में आ गया तुम लोग? अच्छे से नोट कर लो बेटा एक बार। ठीक है, एक घर के लिए छोटा सा होमवर्क, आज का लेक्चर ही खत्म करेंगे, बस छोटा सा होमवर्क है, करके कर लेना, आ जाएगा एज अ प्रैक्टिस। अच्छा, एक्सरसाइज में किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो पूछ सकता है, और जिन बच्चों को मैंने अलग से भेजा है वो भी सॉल्व करना है उन लोगों को। हाँ, क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट of a reaction
reaction is 1.5 into 10 raised to the power 7 second inverse. ठीक है, at 50 degrees Celsius and 4.5 into 10 raised to the power 7 second inverse at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, ए कैलकुलेट करना है और ई कैलकुलेट करना है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है। पॉज करके नोट कर लो, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दे रखा 50 डिग्री पर और 100 डिग्री पर। ठीक है, और तुम्हें बस मैथमेटिकली इनको सॉल्व करना है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला लगाना है और अप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, आज के टॉपिक तुम लोगों को समझ में आ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करना था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम लोगों को क्रॉस चेक करने का पहला था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड में यही है, आप लोगों को फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और दैट्स इट। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड में बोलते हैं कि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अगर ग्राफ कहीं पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसका मतलब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमेशा क्या है, रॉन्ग डिटरमाइन हुआ है। और थर्ड वाला फंडा था हाफ रिएक्शन मेथड, जो मैंने फॉर्मूला लगाया कि t half is equals to 1 by a की पावर n minus 1। n जो रहता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन r नॉट जो है उसके साथ रिलेशन बताता है। a जो था वो इनिशियल कंसंट्रेशन में r नॉट था, तो उसके साथ जो रिलेशन आया था जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। फर्स्ट ऑर्डर में वैल्यू रिलेट ही नहीं कर रही थी, कांस्टेंट आ रही थी। अब सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हर बार थर्ड ऑर्डर में वापस वो a की पावर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिर a की पावर क्यूब क्यों हो जाएगा। n का भी एक फंडा है, जब तक ये वेट करते हैं तब तक ये वाला होता रहेगा। ठीक है, तो ये उसी के हिसाब से था। ये वाला फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर के फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनका रिलेशन देखेंगे कैसे काम में आना है। ठीक है, उससे भी तुम्हें सब में एक ही तरह से अप्लाई होता है, हाफ लाइफ। ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल, बाय, गुड नाइट।